हेलो स्टूडेंट, हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं रासायनिक बलगत की केमिकल काइनेटिक। लेसन थर्ड है, आपको पता होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। न्यूमेरिकल के 2 लेसन हम लोग फिनिश कर चुके हैं, एक तो सोल्यूशन विलियन, एक खत्म कर चुके हैं हम लोग विद्युत रसायन, जिसको कहते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। तीसरा टॉपिक ये है। ये खत्म होने के बाद 3 टॉपिक थ्योरी के बचेंगे, जिसको हम लोग एक टर्न पे खत्म कर लेंगे लगभग। इसमें उपसंयोजन यौगिक में 2 से 3 टर्न लेंगे, क्योंकि उसमें बहुत सी चीजें सीखनी है हम लोग को। एक हफ्ते में ये 6 लेसन फिनिश करने को मैंने जो कहा था, तो 4 तक एक टारगेट है कि फिनिश कर लिया जाए, और 5 तारीख से हम लोग अनसॉल्व लगाएं। ये 6 लेसन को पूरा कंप्लीट उठाएंगे, और रिएक्शन भी पर डे मैंने कहा शॉर्ट से या किसी भी टाइप से आपको बता दूंगा, जो बचेंगे वो लॉन्ग में बना दूंगा। तो स्टार्ट करते हैं रासायनिक बलगत की। रासायनिक बलगत की में आपको क्या ध्यान देना है कि अवक्रिया की दर किसे कहते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन, इसी कहते हैं अवक्रिया का वेग। अवक्रिया की दर, अवक्रिया की दर का फॉर्मूला होता है जो अभिकारक या उत्पाद की सी मतलब क्या, सांद्रता, परिवर्तन की दर को हम लोग कहते हैं अवक्रिया की दर या अवक्रिया का वेग, आर से प्रदर्शित करते हैं। सी क्या है, सांद्रता किसकी, अभिकारक या उत्पाद की। तो रिएक्टेंट या प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन जो भी चेंज हो रही है, अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में जो परिवर्तन हो रहा है, किसके सापेक्ष, समय अंतराल में, तो उसे क्या कहते हैं, अवक्रिया की दर, जिसको आर से प्रदर्शित करते हैं, अवक्रिया का वेग भी कहते हैं। तो प्रति एकांक समय में अभिकारक या उत्पाद में होने वाले सांद्रता परिवर्तन कहते हैं, या कहते हैं सांद्रता परिवर्तन की दर, कोई हम लोग क्या कहते हैं, अवक्रिया की दर या अवक्रिया का वेग। फिर कोई एक समीकरण हमने लिख दिया, ए और बी, इससे कोई भी उत्पाद बन रहा है। इसके आधार पर हम लोगों ने क्या पढ़ा, मान लिया कि कोई भी रिएक्शन जो है, इसमें अवक्रिया की दर ए की सांद्रता के m घात के और बी की सांद्रता के n घात के अनुक्रमानुपाती होती है। ये प्रयोगों से हम लोग वैल्यू निकालते हैं। तो ऐसा समीकरण जो अवक्रिया की दर और अभिकारक की सांद्रताओं के मध्य संबंध बताएगा, उसी को कहते हैं हम लोग दर समीकरण या दर नियम। दर समीकरण या दर नियम। इसी के आधार पर कोटि की परिभाषा बनी है। तो हम लोग आते हैं अवक्रिया की कोटि की परिभाषा पर। अवक्रिया की कोटि, जिसको कहते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। अवक्रिया की कोटि की परिभाषा क्या है, जैसे हम लोगों ने एक रिएक्शन लिखी थी A प्लस बी, जो कि किसमें कन्वर्ट हो रहा है, प्रोडक्ट में। हमने मान लिया कि इसमें जो अवक्रिया की दर है अर्थात R, वो अभिकारक A की सांद्रता के m घात के और अभिकारक B की सांद्रता के अर्थात कंसंट्रेशन के n घात के समानुपाती होती है। तो अवक्रिया की कोटि क्या होगी, अवक्रिया की कोटि की परिभाषा कहती है कि अवक्रिया के प्रदर्शित दर समीकरण, इसको हमने दर समीकरण कहा, जो अभिकारक की सांद्रता और अवक्रिया की दर के बीच संबंध दिखा रहा है। तो दर समीकरण में जो अभिकारक की सांद्रताओं के घातों का योग होता है, उसी को अवक्रिया की कुल कोटि कहते हैं। अवक्रिया की कुल कोटि। अगर m पूछा जाए तो अवक्रिया की कोटि कहेंगे, लेकिन अभिकारक A के सापेक्ष। B के लिए अगर बात की जाए तो n को अवक्रिया की कोटि कहेंगे, लेकिन B के सापेक्ष, और जो दोनों का योगफल होगा वो अवक्रिया की कुल कोटि होगी। तो परिभाषा क्या बन जाती है, जो योगफल होगा अभिकारक की सांद्रताओं की घातों का दर समीकरण में, उसी को हम लोग क्या कहेंगे, अवक्रिया की कोटि। मतलब जो कंसंट्रेशन पावर ऑफ रिएक्टेंट्स होगी, उनके सम को ही हम लोग क्या कहेंगे, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन अर्थात अवक्रिया की कोटि। तो आप अवक्रिया की दर की बात समझ गए होंगे, दर समीकरण किसे कहते हैं ये समझ गए होंगे, अवक्रिया की कोटि क्या है ये समझ गए होंगे। और अवक्रिया की कोटि के कुछ प्रकार हैं, जैसे कि शून्य कोट की, प्रथम कोट की, द्वितीय कोट की, तृतीय कोट की। हम लोग उसको आगे कर, तो हम लोग पढ़ रहे थे शून्य कोट की अवक्रिया। शून्य कोटि, जिसको हम लोग कहते हैं क्या, जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। समझेंगे आप लोग। अगर हमने एक रिएक्शन लिखी और इसमें हमने कह दिया कि A प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, अब इसी से हम लोग सारी बातें समझ लेंगे। क्या, यदि अवक्रिया की दर अभिकारक की सांद्रता पर निर्भर नहीं कर रही है, तो इसको हम लोगों ने कह दिया शून्य कोटि की अवक्रिया। समझ गए होंगे आप। यदि अवक्रिया के प्रदर्शित दर समीकरण में अवक्रिया की दर अभिकारक की सांद्रता के प्रथम घात के अनुक्रमानुपाती है,
मतलब रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन के 1 पावर के प्रोपोर्शनल है, तो उसे कहते हैं फर्स्ट ऑर्डर, मतलब प्रथम कोटि की अपक्रिया। यदि अपक्रिया की दर अभिकारक की सांद्रता के द्वितीय घात के अनुक्रमानुपाती है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, द्वितीय कोटि की अपक्रिया, सेकेंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। और यदि अपक्रिया की दर अभिकारक की सांद्रता के तृतीय घात के अनुक्रमानुपाती है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, तृतीय कोटि की अपक्रिया, जिसको कहते हैं थर्ड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो कंसंट्रेशन के अगर सेकेंड पावर के प्रोपोर्शनल है सेकेंड ऑर्डर, कंसंट्रेशन के थर्ड पावर के प्रोपोर्शनल है तो थर्ड ऑर्डर की रिएक्शन हो जाएगी। ये चारों परिभाषाएं आप समझ गए होंगे। यदि अपक्रिया की दर अपकारक की सांद्रता पर निर्भर ना करे, मतलब घात हो गई शून्य, तो उसे शून्य कोटि की अपक्रिया कहेंगे। यदि अपक्रिया की दर अपकारक की सांद्रता के प्रथम घात के समानुपाती होगी तो उसे प्रथम कोटि। यदि अपक्रिया की दर अपकारक की सांद्रता के द्वितीय घात के समानुपाती होगी, द्वितीय कोटि की अपक्रिया। और यदि अपक्रिया की दर अपकारक की सांद्रता के तृतीय घात के अनुक्रमानुपाती होगी तो उसे तृतीय कोटि की अपक्रिया कहते हैं। ये बात आप समझ गए होंगे। अब अपक्रिया की आणविकता किसे कहते हैं? अपक्रिया की आणविकता हम लोग कहते हैं कि अपक्रिया की प्रारंभिक पद में, जो प्रारंभिक अपक्रिया है उसके पद में भाग लेने वाले अभिकारक अणुओं की संख्या को क्या कहते हैं? अपक्रिया की आणविकता। जैसे वो एकाणुक हो सकती हैं, द्विअणुक हो सकती है, त्रिअणुक। जैसे एक रिएक्शन लिखी हमने PCl5, ये टूट गया PCl3 एंड Cl2 में। अब यहाँ अणुओं की संख्या पूछी जाए कितनी है? 1। तो जो मॉलिक्यूलरिटी है इसको आणविकता कहते हैं, कितनी हो गई? 1। अगर हमने रिएक्शन लिख दी H2 + I2, ये किसमें कन्वर्ट हो रहा है? 2HI। इसमें अब क्रिया की आणविकता पूछी जाए तो कितनी हो जाएगी? 2। इसी तरह से अगर आपसे पूछा जाए 2NO + O2, इसमें अब क्रिया की आणविकता कितनी है? तो अब क्रिया की आणविकता कितनी हो गई? 3। मेरी बात का मतलब यह है कि किसी भी अपक्रिया के प्रारंभिक पद में भाग लेने वाले जो अभिकारक अणुओं की संख्या है उसे अपक्रिया की क्या कहते हैं? आणविकता। एकाणुक हो सकती है, द्विअणुक हो सकती है, त्रिअणुक हो सकती है। आप समझ रहे होंगे कैसे मैंने बताया। अणुओं की संख्या अगर 1 है अभिकारक की तो आणविकता 1, अणुओं की संख्या अगर 2 है अभिकारक की तो आणविकता 2, और 3 है तो आणविकता 3। ये तो कोटि और आणविकता की परिभाषा हो गई। अब कोटि और आणविकता में अंतर पूछता है, तो कोटि क्या होता है? प्रयोगों पर आधारित राशि है। आणविकता जो है अपक्रिया के प्रारंभिक पद पर आधारित है। इसको जब ज्ञात करेंगे हम लोग तो प्रयोगों के आधार पर निष्कर्ष निकालेंगे। शून्य भी हो सकती है, प्रथम द्वितीय कुछ भी हो सकती है, निगेटिव भी हो सकती है, कोटि। लेकिन जो आणविकता है वो हमेशा धनात्मक संख्या ही होगी और पूर्ण संख्या ही होगी। और कोटि जो है, कोटि में हम लोग ये ध्यान रखेंगे कि ये कोटि आणविकता से समान भी हो सकती है, डिफरेंट भी, क्योंकि हो सकता है कि संख्या पर निर्भर करे ना करे। जैसे कि इसमें अगर पूछ लिया जाए तो अगर दर हम लोग कोटि 1 के अकॉर्डिंग लिखेंगे तो 1 हो जाएगी। हो सकता है कि सेम ना हो, निर्भर ना करे, तो हम लोग क्या लिख देंगे कि शून्य कोटि की है। तो अपक्रिया की आणविकता और कोटि समान भी हो सकती हैं और शून्य भी हो सकती हैं। इसके आगे हम लोग कुछ डेरिवेशन की बात करेंगे, वो देखते हैं। जैसा कि अभी आप लोगों ने पढ़ा आणविकता क्या है, कोटि क्या है, अंतर क्या है। इसी के आधार पर हम लोग एक बात और थोड़ा समझेंगे कि एक अपक्रिया पूछी जाती है आभासी प्रथम कोटि की, आभासी एकाणुक। आभासी प्रथम कोटि की अपक्रिया, जिसको आभासी एकाणुक भी कहते हैं, सूडो मॉलिक्यूलर या सूडो फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। क्या होगा? जैसे एक उदाहरण के साथ बात कर रहे हैं, CH3COOC2H5, इसका जल अपघटन कराते हैं हम लोग और H+, इस तरह का एक यौगिक बनता है CH3COOH + C2H5OH। जब प्रयोगों के आधार पर इसकी अपक्रिया की दर लिखी गई तो यह बताया गया अपक्रिया की दर केवल एथिल एस्टेट पर निर्भर कर रही है, जल पर निर्भर नहीं कर रही है, क्योंकि जल की सांद्रता क्या होती है? अधिक होती है। तो अगर केवल एथिल एस्टेट पर निर्भर कर रही है तो कोटि कितनी हो गई? 1। टोटल आप जोड़ेंगे 1 ही आएगी। लेकिन अणुओं की संख्या आपको कितनी दिख रही है? 2। तो अगर आपसे पूछा जाए यहां पर कि आणविकता कितनी है, तो आणविकता आपको 2 दिख रही है। अगर आपसे पूछा जाए कोटि क्या होगी, तो कोटि आपको 1 दिख रही है। तो ऐसी अपक्रिया जिसकी कोटि 1 हो लेकिन आणविकता 1 से अधिक हो, उसे कहते हैं आभासी प्रथम कोटि की अपक्रिया या आभासी एकाणुक अपक्रिया। और उदाहरण आपको दिख ही रहा होगा,
बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछा जाता है। क्यों निर्भर नहीं करती है? क्योंकि जल की सांद्रता जो होती है बहुत अधिक होती है, जो अपक्रिया की दर को प्रभावित नहीं कर पाती है, इसलिए जल की सांद्रता पर दर निर्भर नहीं कर रही है यहाँ पर। तो आप मेरी बात समझ गए होंगे आवासीय प्रथम कोटि की अपक्रिया क्या है। अब हम लोग जो डेरिवेशन स्टार्ट करने वाले थे उसको कंटिन्यू करते हैं। हम लोग शून्य कोटि की अपक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का समीकरण पढ़ेंगे। किसके लिए? शून्य कोटि। तो शून्य कोटि की अपक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का समीकरण, वेग स्थिरांक का समीकरण। दो डेरिवेशन हमारे सिलेबस में इंपॉर्टेंट है, जो कि मैंने बताया, शून्य और प्रथम। तो पहले हम लोग शून्य कोटि का देख रहे हैं। क्या होगा? हमने मान लिया कि कोई एक अभिकारक है जो कि प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, और शून्य कोटि की परिभाषा से अगर बात करेंगे तो शून्य कोटि की परिभाषा क्या कहती है? एक चीज और थोड़ा सा लिख लेंगे। प्रारंभिक समय में इसकी सांद्रता हमने मान ली 0, तुरंत कोई प्रोडक्ट नहीं बनता है। कुछ समय बाद सांद्रता मान ली कि x कम हो गया तो उतना ही प्रोडक्ट बन गया। अब लिखते हैं हम लोग परिभाषा से, शून्य कोटि की परिभाषा से। शून्य कोटि की परिभाषा क्या कहती है कि जो R है वो सांद्रता A अभिकारक पर निर्भर नहीं करती है। तो यहां पर एक नियतांक लगाते हैं, इसको क्या कहते हैं? वेग के लिए जानकारी दे रहा है, इसलिए वेग स्थिरांक कहते हैं। किसी की घात 0 होती है, उसकी वैल्यू 1 हो जाती है। R को हम लोग ये भी लिख सकते हैं dx अपॉन dt, क्योंकि यहां सांद्रता x है, c की जगह x कर देंगे। अब इसका क्या कर देंगे? इसको इस तरह से लिख देंगे और इसका कर देंगे समाकलन, इंटीग्रेट कर देंगे। जब हम लोग समाकलन करेंगे तो समाकलन करने पर क्या आएगा? दोनों तरफ समाकलन का चिन्ह लगा देंगे। इंटीग्रेट dx, के कांस्टेंट है बाहर आ गया, dt हो जाएगा। dx मतलब सांद्रता की बात कर रहे हैं, प्रारंभ में 0 है, बाद में x हो गई। dt मतलब समय की बात कर रहे हैं, प्रारंभ में 0 है, बाद में t हो गई। आपको दिख रहा होगा, लिमिट लगा दी। x का समाकलन dx का x हो जाएगा, लिमिट जैसी दिख रही है आप वैसे ही लिख देंगे, और k dt के लिए t लिख देंगे समाकलन में। एक बार अपर लिमिट रखते हैं x की जगह पर, माइनस साइन लगाते हैं, एक बार लोअर लिमिट x माइनस 0, इसमें वही हो जाएगा t माइनस 0। तो ये आ गया x इक्वल के टी। तो ये बन गया k इक्वल x अपॉन में t। ये वेग स्थिरांक का समीकरण हो गया किसके लिए? शून्य कोटि की अपक्रिया के लिए। लेकिन अर्धायु के बारे में पूछता है, जितने समय में पदार्थ की सांद्रता आधी हो जाती है उस समय को कहते हैं अर्धायु। तो अगर हम लोग अर्ध आयु की बात करेंगे तो अर्ध आयु के लिए क्या हो जाएगा? अर्ध आयु के लिए जहां पर x है वहां पर आप लिख देंगे क्या? a/2। जहां पर t है उसको लिख देंगे t हाफ। अर्धायु t/2 नहीं कहा मैंने, t हाफ डिनोट करते हैं इसमें। अतः अर्धायु का समीकरण क्या हो गया? यहां पर रखा हम लोगों ने, k इक्वल a/2 हो जाएगा और वो t हाफ, कुछ इस तरह का फॉर्मूला आ जाएगा। तो टी हाफ इक्वल आ जाएगा a/2 के। एक अर्धायु का समीकरण आ गया। 2 के कांस्टेंट है तो अर्धायु कह सकते हैं प्रारंभिक सांद्रता के अनुक्रमानुपाती होगी अर्धायु के रूप में। तो विकल्पी क्वेश्चन ही बनते हैं अर्धायु के लिए, वो भी आप याद रखेंगे। इनसे यूनिट भी पूछी जाती है। तो जो समीकरण आपको पता है, इसकी सांद्रता होगी, सांद्रता है मतलब यूनिट होगी मोल प्रति लीटर, टी का होता है समय, तो मात्रक आप क्या लिख देंगे? मोल प्रति लीटर इंटू सेकेंड। अब टाइम हो सकता है सेकेंड में दिया हो, मिनट में दिया, उसके अकॉर्डिंग आप लिख लेंगे यूनिट। तो ये पूरा हो गया शून्य कोटि का वेग स्थिरांक का समीकरण। यहां तक जहां के वेग स्थिरांक था, x उत्पाद की सांद्रता दिख रही थी, टी समय पश्चात, टी क्या है? समय है, और अर्धायु के रूप में टी हाफ को हम लोग अर्धायु कहते हैं। ए क्या है? प्रारंभिक सांद्रता मानी थी, जो कि कुछ समय बाद टूटी होगी, कम हुई होगी, जितनी कम हुई होगी उसके अकॉर्डिंग प्रोडक्ट बना होगा। तो ये बात आप समझ गए होंगे। अब हम लोग बात कर रहे हैं प्रथम कोटि के वेग स्थिरांक के समीकरण की। हम लोग पढ़ने वाले थे प्रथम कोटि की अपक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का समीकरण। फिर से वही हमने मान लिया ए अभिकारक है जो कि प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है। अब इसमें हमने मान ली प्रारंभिक सांद्रता कितनी है? ए, तुरंत कोई प्रोडक्ट नहीं बनता है। कुछ समय मान लिया टी, अभिकारक की सांद्रता x कम हो गई तो उत्पाद उतना ही बन गया। अब लिखेंगे प्रथम कोटि की परिभाषा से।
प्रथम कोटि की परिभाषा से। क्या कहती है परिभाषा? परिभाषा ये कहती है कि जो अपक्रिया की दर होगी वो अभिकारक ए की सांद्रता के प्रथम घात के समानुपाती होगी। तो R इक्वल हो गया K एक्टिव मास ऑफ ए। R की जगह हम लोग लिख सकते हैं dx अपॉन dt, और ना एक लाइन लिख देते हैं t समय पश्चात। R आपको पता ही है कि क्या हो जाएगा, dx अपॉन dt। ए की सांद्रता t समय पश्चात आपको दिख रही होगी कितनी, a माइनस एक्स। इसको हम लोग लिख सकते हैं dx अपॉन में a माइनस एक्स इक्वल dt। फिर से वही लाइन लिखेंगे, समाकलन करने पर समाकलन का चिन्ह लगाएंगे और dx अपॉन में a माइनस एक्स। फिर से वही dt अपॉन में कुछ है, यूनिट वही हो गई 0 से t 0 से x। इसको समीकरण 1 मान लेंगे क्योंकि इसका डायरेक्ट समाकलन नहीं होगा। अब हमने मान लिया कि a माइनस एक्स जो है वो f के इक्वल है, जिसको मानते हैं उसको कन्वर्ट करते हैं तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। a का अवकलन 0 हो जाएगा क्योंकि कांस्टेंट है, x का 1 हो जाएगा और ये हो जाएगा df ओवर dx। यहां से dx की वैल्यू आपने निकाली माइनस df फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, समीकरण 1 से। समीकरण 1 से 1 में आपको दिख रहा होगा जहां पर dx है, dx की वैल्यू क्या आ गई, माइनस df। a माइनस एक्स की जगह आपको क्या दिख रहा है, f। और ये तो वैसे ही रहेगा, लिमिट भी वैसे ही रहेगी। इस लिमिट को भी कन्वर्ट करेंगे क्योंकि x के लिए थी, तो यहां पर जब पुट करेंगे तो f के इक्वल a आ जाएगा। जब यहाँ x से f पुट करेंगे तो a माइनस एक्स आ जाएगा। अब जब इसका समाकलन करेंगे तो ये हो जाएगा log f बेस e, माइनस साइन बाहर है लगा देंगे, जैसी लिमिट है वैसी लिख देंगे। और dt का समाकलन आप जानते हैं t, लिमिट जैसी है वैसी लिख देंगे। इसको लिख सकते हैं हम लोग log बेस e चलेगा, समाकलन में ये ध्यान रखेंगे आप कि log a माइनस एक्स माइनस log a बेस e इक्वल, ये t माइनस 0 हो जाएगा, ये माइनस साइन यहाँ बाहर लगा रहेगा। जब मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा log a बेस e माइनस log a माइनस एक्स बेस e, जो कि यहाँ इक्वल हो गया t के। और जैसा कि आपको यहाँ दिख रहा होगा, यहाँ के मैंने नहीं लिखा है तो के भी चलेगा फॉर्मूले में, के बस बाहर हो जाता है। तो के सभी में चल रहा है, ये आप ध्यान रखेंगे। अब एक फॉर्मूला बनेगा के इक्वल क्या, 1 अपॉन टी, ये हो जाएगा log a अपॉन में a माइनस एक्स बेस e। ये जो समीकरण बना आपको ध्यान देना है कि बेस e के टर्म में बना है। बेस 10 के टर्म में 2303 का मल्टीप्लाई कर देंगे और फॉर्मूला बन जाएगा log a अपॉन में a माइनस एक्स बेस 10। यही प्रथम कोटि की अपक्रिया के वेग स्थिरांक का समीकरण हो जाएगा, जहां पर k क्या होगा, वेग स्थिरांक, t समय, a अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता है, a माइनस एक्स t समय पश्चात सांद्रता है। आप पूरा डेरिवेशन देख लेंगे, कोई डाउट होगा तो आप मुझे बताएंगे। मैंने बिल्कुल ओपन करके लिख दिया है। जब इसको अर्ध आयु के रूप में लिखेंगे तो अर्ध आयु के लिए हमें क्या याद रखना है, अर्ध आयु के लिए ये याद रखना है कि जहां पर x है वो a/2 होगा, तो a माइनस एक्स भी a/2 होगा, और t को हम लोग क्या कह देंगे, t हाफ। इसलिए एक समीकरण मिलेगा हमें यहाँ पर k इक्वल 2303, t की जगह रख दिया t हाफ, log ये तो वही रहेगा, a माइनस एक्स की जगह रख दिया a/2, a से कैंसिल हो जाएगा, 2 ऊपर आ जाएगा। log 2 की वैल्यू क्या होती है, 0.3010। जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो k इक्वल फॉर्मूला मिलेगा 0.693 अपॉन में टी हाफ। और एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो टी हाफ होगा किसका, प्रथम कोटि का, आपको दिख रहा होगा कि इसमें a नहीं आया कहीं भी सूत्र में। तो जो प्रथम कोटि की अपक्रिया की अर्धायु होती है
वो अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर नहीं करती है। मतलब ये कह सकते हैं कि टी हाफ जो है प्रोपोर्शनल हो जाएगा ए की घात 0 के, क्योंकि ए से निर्भर ही नहीं कर रही है। बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाने वाला बोर्ड एग्जाम में, न्यूमेरिकल जो आते हैं सबसे ज्यादा इसी के आते हैं। एक बार डेरिवेशन को देखिएगा, कोई दिक्कत हो तो पूछिएगा। थ्योरी का पोर्शन कंप्लीट हो गया है, न्यूमेरिकल के लिए हम लोग नेक्स्ट टर्न पर लिखेंगे इसको। थैंक यू।